ओम। ओम। साई राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आरंभ करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले तो ये बात कि नरेंद्र आज हमें बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र, आपको क्लास में? यस मैम। हाँ नरेंद्र बेटा, बीच में कहाँ थे आप? मैं वो तबियत तबीयत तो ठीक ठीक है? नहीं थी मेरी। क्या हुआ? क्या हो गया था? फीवर था मैम, थोड़ा वायरल फीवर। अच्छा, अब ठीक है? यस मैम। ओके, तो अब रेगुलर रहना, ठीक है? क्योंकि आई थिंक असेसमेंट आपके सभी सब्जेक्ट में चल रहे हैं। यस मैम। चल रहे हैं ना? हो गए, कंप्लीट हो गए? चल आदित्य रहे के हैं। कंप्लीट? ओके, ठीक है, चल भी रहे हैं, कहीं कहीं कंप्लीट हो गए। तो ट्राई टू बी रेगुलर और अपने सेहत का सभी बच्चे ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है तो अभी डबल एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना से सावधानी, साथ साथ सर्दी से सावधानी। ठंड से भी खुद को बचाना है। जरा सा कुछ आपने गड़बड़ खाया, सर्दी जुकाम बुखार होने की संभावना है। तो अब पहले बुखार होने से डर नहीं लगता था, लेकिन अब सर्दी जुकाम होते से डर लगने लगता है ना? हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और सामान्य बुखार को, सामान्य जुकाम को भी हम कोरोना समझने लगते हैं। तो कोशिश करें कि ये बीमारियां आपके समीप ना आए। तो अभी पहले भी आपको बहुत रोकते थे, तो ऐसी चीजें ना खाएं जो आपके गले को खराब करेंगी। तो जो गर्म पेय पदार्थ हैं, हॉट ड्रिंक्स, वो पीजिए। हल्दी वाला दूध लीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अच्छा नहीं लगता लेकिन पीजिए। शाम के समय हल्दी और बादाम वाला दूध जरूर पीजिए। केसर डालें तो केसर डाल लीजिए। अपने आप को गर्माहट देने की बहुत जरूरत है इस समय। फैशन में मत आइए। वुलन कपड़े पहन के रखिए, इनर पहन के रखिए, ठीक है? तो चलो आरंभ करेंगे आज की क्लास। पिछली क्लास में तो सुधांशु ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था और जैसे मैम फीता काटा था प्रेजेंटेशन का, रिवीजन का। यस मैम आदित्य। मैम अभी यस बेटा। मोहित का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो 5-10 मिनट के बाद आएगा वो। कोई बात नहीं, ठीक है। तब तक मोहित के आने से पूर्व और कोई जो सुंदर तरीके से अपने आप को तैयार किए हुए हैं, कमर कस के रेडी है, या आप और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, और भी कोई बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल निसंकोच होकर, चाहे हमारी ऑनलाइन क्लास हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछें। अब क्योंकि विद्यालय कौन आएगा आप में से, कौन नहीं आएगा पता नहीं, तो सभी बातें हमें, सभी तरह के अपने संदेह ऑनलाइन क्लास में क्लियर करने होंगे। तो किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का संकोच करने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने अगर ये पूछा तो सब क्या सोचेंगे, मैम क्या सोचेंगी, है ना? ये संकोच आप त्याग दीजिए। 10 बार पूछना पड़े आप 10 बार पूछिए, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम फाइनल असेसमेंट के नजदीक आ रहे हैं। इस समय जब आप पढ़ाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आएंगी, कोई ऐसी बात होगी जो समझ नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल भयभीत मत होइएगा, प्लीज पूछिए। हर क्लास में मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि बिल्कुल बिना डरे और बिना संकोच के अपने मन की बात कहो। चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो या कोई और बात है जो आप आजकल महसूस कर रहे हो, जो आप
बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो प्लीज आप बता सकते हो, कह सकते हो। और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको कहना ही है। ठीक है, तो बताओ अभी कोई दिक्कत? हिंदी बहुत अच्छा पूछते हैं। मोहित भैया। कह मैम। सही रहा मोहित भैया, तुम्हारा नेटवर्क ठीक हुआ तो अदिति लेफ्ट। हाँ मैम, सभी तो लेफ्ट कर गए। हाँ देखो, तुम्हारा आना इतना प्रभावशाली है कि सभी का नेटवर्क वीक हो गया। अदिति, व्हाट हैपेंड? आवाज नहीं आ रही अदिति की, माइक म्यूट है। यस अदिति। अदिति कुछ कहना चाहते हो? चलिए ठीक है। अदिति का तो नेटवर्क आज प्रॉब्लम हो रहा है, अगेन लेफ्ट। चलिए मोहित, आर यू यस मैम। रेडी विद योर प्रेजेंटेशन? यस मैम। चलो गुड। ओके मोहित, कोलाहल को थोड़ा सा शांत करें और आरंभ करें। मैम क्या? आप, आपका माइक ओपन होते से जो शोर आ रहा है, जो कोलाहल है, उसे अगर आप संयत कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो उसे कम करें और अपना प्रेजेंटेशन आरंभ करें। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको मोहित? यस मैम। ओके, तो अभी प्रेजेंट करना चाहते हो कि थोड़ा समय लेना चाहते हो? मैम अब आ रही है? यस, क्लियर, स्पष्ट। मैम स्क्रीन विजिबल है? यस बेटा। तो आज हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 12 मियां नसरुद्दीन। ये पाठ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। पहले हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मियां नसरुद्दीन हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मियां नसरुद्दीन को 56 तरह की रोटी पकाने की कला में महारत हासिल थी। वो अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे। एक दोपहर जब लेखिका गूंगी हुई जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी दुकान के पास आती हैं, तो पता चलता है कि वह दुकान खानदानी नानभाई मियां नसरुद्दीन की है। उन्हें यह उन्हें यह भी मालूम हुआ कि मियां 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। आगे लेखिका बताती हैं कि जैसे वे अंदर झांककर देखती हैं, तो पाती हैं कि मियां चारपाई पर बैठकर बीड़ी के मजे ले रहे हैं। उनके चेहरे से एक मंजे हुए कारीगर के तेवर साफ नजर आते हैं। आरंभ में तो उन्हें ग्राहक समझ लेते हैं, पर उनसे उनके सवाल पूछने पर उन्हें हो जाता है कि वो पत्रकार हैं। मियां साहब उनके सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाते हैं। तो लेखिका उनसे पूछती हैं कि आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से हासिल की। जवाब में मियां बताते हैं, और कहाँ से सीखेंगे, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। जो भी इल्म सीखी है अपने पिता से सीखी है। ये हमारे बाप दादाओं का हुनर है। यहाँ पर इल्म का अर्थ कला है। लेकिन लेखिका के सवाल पर मियाँ अपने बाप और दादा का नाम बताते हैं, जिससे वे मशहूर हुआ करते थे। आगे लेखिका पूछती हैं, उनको इन दोनों में से किसी की नसीहत याद है।
तो बताइए। मियाँ साहब समझाते समझाते उनसे ही करने लग जाते हैं। पर उनके सवाल पर उनके सवाल तो लेखिका के समझ से परे ही होते हैं। फिर मियाँ साहब उन्हें अपने लफ्ज़ों में उदाहरण देते हुए समझाने लगते हैं। लेखिका फिर सवाल करती हैं, यहाँ और भी नान भाई हैं? तो मियाँ जवाब देते हैं कि बहुत हैं, पर कोई खानदानी नहीं है। मियाँ अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पूर्वजों से एक बार बादशाह ने फरमाया था, मियाँ कुछ ऐसी चीजें खिलाओ जो ना आग में पके और ना ही पानी में। लेखिका उत्सुक होकर पूछती हैं, क्या क्या बनी ऐसी चीज? मियाँ बोलते हैं, क्यों ना बनी भी। बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका उनसे पूछती हैं कि किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वज काम करते हैं। तो मियाँ गोलमाल जवाब देते हैं। लेखिका उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती हैं, पर मियाँ के चेहरे के भाव देखकर उन्हें इस बात को ना छेड़ना ही उचित समझा। बातों बातों में यह मालूम हुआ कि मियाँ अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें समय पर वेतन दिया करते हैं। मियाँ को जब इस मजमून में अब कोई दिलचस्पी बाकी ना रही। जब लेखिका पूछती हैं कि ज्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटी बनती है, तो मियाँ पीछा छुड़ाने को बोलते हैं, बाकरखानी, शीरमल्ला, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुर्की आदि। आगे मियाँ कहते हैं कि अब वे कदरदान नहीं रहे जो पकाने खाने की कदर किया करते हैं। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के रोटी बनाने की कला और अपना पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत प्रभावित होती हैं। मैम, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस, किसी को कुछ पूछना है? जितना मोहित ने बताया सारी बातें स्पष्ट है। कोई सवाल? कुछ पूछना है? हिमांशु, कुछ सवाल है क्या? यस मैम। बताओ, पूछो। मैम तालीम का अर्थ क्या होता है? यस, मोहित बताइएगा। मैम, तालीम हम्म, तालीम इस पैराग्राफ में था नहीं, तो मैंने पढ़ा नहीं। बताया तो मैं बता भूल सकती हूँ। तालीम माने और कोई बता सकता है? और किसको पता है तालीम माने? आई थिंक अदिति को पता है। यस, गुड। शिक्षा। ना, शिक्षा, एजुकेशन। आपने तालीम कहाँ से पाई? तो जब आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे श्री सत्यसाई विद्यालय। ओके। और अगर बहुत सारे यस मैम। विद्यालयों का नाम जुड़ा है तो वो सब तालीम, अपने परिवार से, अपने बुजुर्गों से, अपने विद्यालय से। ठीक है, गुड। और कोई सवाल किसी को? ठीक है, मोहित प्लीज कंटिन्यू। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों गया है? प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कला उन्हें अपने बाप दादा से मिली थी। यह उनका खानदानी पेशा था। उनकी रोटी तुनकी पापड़ से भी पतली होती थी, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न 2, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन की कला के बारे में जानकर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। लेखिका पेशे से एक पत्रकार थी और उन्होंने मियां नसरुद्दीन के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, तो वह उनके बारे में और जानने के लिए उनके पास गईं। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, प्रस्तुत पाठ के अनुसार मियां नसरुद्दीन की सारी बातें उनसे बड़े बुजुर्गों से सुनी थी। सच्चाई ये थी कि उन्होंने किसी बादशाह के यहाँ काम नहीं किया था, तभी वे लेखिका के सामने ये नहीं बता सके कि उन्होंने किस बादशाह के यहाँ कौन सी पकवान बनाए थे। प्रश्न 4, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख देख या मजनून न छोड़ने का फैसला किया। इस कथन के ना पहले छेड़, और मजमून ना छेड़, न छेड़ने ना। का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए।
बादशाह वाले प्रसंग में लेखिका के यह पूछने पर कि उन्होंने बादशाह को कौन सी पकवान बना कर खिलाई थी, मियाँ ने बात को टाल दिया। लेखिका ने जब यह पूछा कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो वे खींच उठे। उन्होंने अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने को कहा। लेखिका उनके बेटे-बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मियाँ के चेहरे में आए भाव से उन्हें समझ आ गया कि अगर वे इससे ज़्यादा पूछेंगी, तो वो उन्हें जाने को कह देंगे। इसलिए उन्होंने इस मज़मून को ना छेड़ना ही उचित समझा। प्रश्न 5, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शाब्दिक चित्रण लेखिका ने कैसे खींचा है? पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र खींचते हुए लेखिका कहती हैं कि मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मैम, प्रश्न में किसी को डाउट है? यस, कुछ पूछना है किसी को? कोई पंक्ति, कोई शब्द, कोई बात समझ नहीं आई हो तो जल्दी से पूछो। आई थिंक सुधांशु को पूछना है फिर से कुछ। नो मैम। अच्छा, ठीक है। अदिति, अदिति गहन चिंतन में दिखाई दे रही है, अदिति को पूछना है? नहीं? काजल? ऑल क्लियर? ठीक है। नरेंद्र? चलो गुड, अच्छे से बताया। लेकिन अभी जब लास्ट वाला आंसर तो मुझे दिया है, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, इससे आप क्या समझते हैं? ये मैं बताऊं? नहीं, मैं सभी से पूछ रही हूँ, क्योंकि सभी को कोई डाउट नहीं है। मुझे तो बहुत सारे डाउट रहते हैं ना, मेरे पास तो शब्दों प्रश्नों का भंडार रहता है आपसे पूछने के लिए। इसलिए जब आप मैं तो मौका देती हूँ, आप पूछो। जब आप नहीं पूछते हो तो फिर मुझे पूछना पड़ता है। बताएं। मैम, जब लेखिका मियां नसरुद्दीन को पहली बार देखती हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियों के निशान, भट्टी से तपा हुआ चेहरा, ऐसे उनके चित्र देखती हैं, मतलब उनके चेहरे पर निशान। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किस प्रकार के कारीगर हैं और क्या कार्य करते हैं। बिल्कुल, मौसम से पका चेहरा, मायने कि अब मियाँ वृद्ध हो चुकी है जिस समय का ये शब्द चित्र है। और सबसे बड़ी बात, शब्द चित्र क्या है? शब्द चित्र यानी अपने वर्णन के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से किसी का ऐसा वर्णन करना कि आपके समक्ष उस व्यक्ति का स्वरूप उभरकर सामने आ जाए। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर यानी जब काम करते करते चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर झुर्रियां जब दिखाई देने लगती हैं, तो ये समझ आता है कि व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन अनुभवों को बटोरते हुए और स्वयं को तराशते हुए, स्वयं को तरह तरह से निखारते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने पूरा पाठ पढ़ लिया ना, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मियां नसीरुद्दीन कैसे दिखते हैं, तो पता है। वही, कभी माइक अपना बंद कर सकते हो, आवाज बहुत आ रही है। बस उसके बाद अपना अगला प्रेजेंटेशन आप शुरू कीजिएगा। बस जरा सा कोई मुझे बताए कि मियाँ कैसे दिखते होंगे। मैम, चेहरे पे झुर्रियाँ, अधपकी दाढ़ी और मटमैला सा उनके कपड़े। हाँ, यानी कपड़े बहुत स्वच्छ और उजले हुए नहीं। क्यों? मटमैले कपड़े क्यों होंगे? मैम, क्योंकि वो भट्टी में काम करते थे तो उससे। भट्टी में नहीं, भट्टी में काम नहीं करते थे, है ना, भट्टी पर कह सकते हैं। ठीक है, उनका जो काम था वो रोटियां बनाने का था। तो रोटियां बनाते समय निसंदेह कपड़े कुछ सूखे आटे से मैले हो जाते हैं, कुछ भट्टी की राख से, धुएं से। तो एकदम उजले कपड़े उनके नहीं थे, साफ सुथरे उजले नहीं।
अधपकी दाढ़ी, सांवला सा रंग, दुबला पतला शरीर, झुर्रीदार चेहरा, है ना? और मटमैले से कपड़े। और आंखों में क्या था? आंखें कैसी थी उनकी? भोलापन था, लेकिन एक और शब्द भी है, काइयापन। काइया भोलापन। हाँ, काइया भोलापन का मतलब क्या है? आसानी से उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था। बहुत चतुर थे वो। और सबसे बड़ी बात, हाजिर जवाब थे। वह तपाक से उत्तर देते थे। और जिस बात का उन्हें उत्तर नहीं आता था, तो दूसरे का माइंड डाइवर्ट करना भी जानते थे। जिस बात का उत्तर नहीं देना है, तो बात को गोल घुमा देते थे, किसी को बुलाने के माध्यम से बात को टालने का प्रयास करते थे। ओके, तो चलो, वेरी गुड। अच्छी बात है मोहित, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, सभी को डाउट्स बहुत कम है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को ये पाठ समझ आया होगा। तो मोहित, अगले पाठ की ओर चलेंगे अपन। यस मैम। ओके, प्लीज कंटिन्यू। पाठ 15, गलता लोहा। यह पाठ शेखर जोशी द्वारा रचित है। मैम इसकी समरी बहुत बड़ी थी, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर ले लिए। ओके। प्रश्न 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या सीख रहा था। लोहार का बेटा होने के कारण उसे अपने पिता के व्यवसाय का प्रशिक्षण भी मिल रहा था। वह एक तरफ पढ़ाई कर रहा था और दूसरी तरफ अपने पिता के कामों में हाथ बटा रहा था। उसे गणित समझ में नहीं आता था, जिसके कारण वह शिक्षक भी से मार भी खाता था। उसने शिक्षक भी उसके शिक्षक भी उसके हाथों में औजार थमाकर धार लगाने को काम सौंपते थे। प्रश्न 2, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण। प्रारंभ से ही धनराम के मन में जाति को लेकर यह बात बिठा दी गई थी कि वह नीची जाति का है और चाहे वह जितना भी पढ़ ले, काम उसे लोहार का ही करना है। मोहन पढ़ने में धनराम से कहीं अधिक तेज था, फिर भी धनराम जातिगत मानसिकता के कारण मोहन को धनराम अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? प्रस्तुत पाठ के अनुसार एक दिन धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक एक हाथ से संसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट करने के बावजूद लोहा उचित ढंग से मोड़ पाने में वह असमर्थ था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देख रहा था, फिर अचानक हथौड़ी लेकर उसे ठोक पीट कर उसने गोले का रूप दे दिया। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है, क्योंकि मोहन एक जितना भी शायद वो एक आधा रह गया। हुआ ना, मोहन यहाँ जितना पे भी पढ़ ले। उसे देखा ठीक ठीक। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है क्योंकि मोहन एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था। हम यहाँ से है। ठीक है। प्रश्न 5, त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवाब के चाबुक कहा है और क्यों? इस पाठ के अनुसार धनराम के 13 का पहाड़ा ठीक से ना सुना पाने के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह उस पर व्यंग करते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? इस कथन को इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से चोट पहुंचती है। जाति को लेकर किए गए इस व्यंग से धनराम हीन भावना से ग्रसित होकर आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे अब आगे चलकर लोहार का ही काम करना है। मैम ओके, बस। ठीक है। कोई प्रश्न किसी को? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? ओके, मोहित, वेरी गुड, नाइस प्रेजेंटेशन। आपने अच्छे से समझाने की कोशिश की, थैंक यू। तो चलो, बाकी बच्चे अब सवाल पूछे।
आप सभी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, और वरना फिर मैं पूछूंगी। इसलिए जल्दी से आप बताओ, या तो आप बाजी मार लो, आप पूछ लो, तो हम उत्तर देने के लिए बैठे हैं, मोहित भी हैं, और फिर हमने पूछा तो आपको उत्तर देना है। पाठ निसंदेह मर्म स्पर्शी है, हृदय स्पर्शी है। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, चैप्टर को सिर्फ सूचना मानकर मत पढ़ो, सिर्फ उसके लिखित स्वरूप पर ध्यान मत दो। जब आप अपने आप को मोहन या धनराम की जगह रखकर देखोगे, तब आपको इस पाठ का संदेश समझ में आएगा। इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कोई सवाल जो आपके मन में उठ रहा हो, और अगर सवाल नहीं तो कोई अच्छी बात, कोई भी बात, अच्छी बात बुरी बात जो आपके मन को छू रही हो। मेरे मन में एक इसको, सवाल है। हाँ बिल्कुल बोले सुधांशु। मैम, आपके विचार से मोहन ने धनराम की सहायता क्यों की होगी? मोहन ने धनराम की सहायता क्यों की होगी? ओके, सवाल बहुत अच्छा है। और कोई उत्तर देगा? कोशिश करेंगे। चलो ठीक है। यस, मैं मुझे दूं? लगा। यस मोहित प्लीज। मैम, इसका कारण तो मैम बुक में नहीं दिया, लेकिन मैम जब मोहन धनराम के पास जाता है, तो क्योंकि मोहन ने पहले ही कला सीखी हुई होती है शहर में काम करने के समय, इसलिए वो जब उसको कठिनाई में देखता है तो बस वो उसकी सहायता कर देता है। अच्छा, सुधांशु आपका सवाल यही था क्या? किस प्रकार की सहायता आप जानना चाहते हैं? मैम, उसमें जो लोहार के मतलब जब वो अपना लोहार का कार्य कर रहे थे धनराम जी, तो उस समय मोहन ने आखिर किस प्रकार उसकी मदद की और क्यों की? अच्छा, वो तो मोहित ने बता दिया, लेकिन है ना, मोहित ने ये बताया कि उसने शहर में सीखा होगा और मदद कर दी। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, पाठ में नहीं बताया, लेकिन दोनों के चरित्र को जब हम देखें, हम खुद जी कर देखें, तो हमें समझ आता है कि जो मोहन था ना, वो जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं था। मोहन को कभी भी अपनी जाति का अभिमान नहीं था। मोहन ने कभी भी अपने पिता के पैतृक जो उनका पेशा था, कथा वाचना, है ना, रुद्री पाठ करना, घर घर जाना, मोहन ने इस पेशे को नहीं अपनाया था। मोहन की दृष्टि में धनराम अछूत नहीं था, वो उसे अछूत नहीं मानता था। इसीलिए जब मास्टर जी कहते थे कि इसके कान पकड़, इसको छड़ी लगा, क्योंकि मोहन तो बहुत अच्छे से आंसर करता था, धनराम नहीं कर पाता था, तो मोहन को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो उसकी पिटाई लगाए, वो उसको पनिशमेंट दे। लेकिन इस पाठ में एक जो लाइन आई है ना, कि धनराम ने कभी बुरा नहीं माना, धनराम ने कभी उसके साथ ईर्ष्या नहीं की। तो जब धनराम ने उसके साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखा, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखा, तो निसंदेह मोहन के मन में भी उसके लिए अत्यंत उदारता थी। और हम देखें, इसीलिए मैंने कहा कि पाठ को बेटा समझो, कि जब हम किसी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जब हम किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स अपने मन में नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाले का मन भी हमारे प्रति सकारात्मकता से भरता है। आप इस बात को अनुभव करके देखिएगा। एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी को आप चाहते हो, किसी का आप भला चाहते हो, लेकिन वो सदैव आपके लिए बुरा सोचता है। आपको ये बात पता भी है। पता होने के बाद भी यदि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आप उसका बुरा नहीं चाहते हो, एक ना एक दिन उसे आपके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। और लेकिन यहां तो बात ही दूसरी है। मोहन का दृष्टिकोण धनराम के प्रति बड़ा अच्छा है, धनराम की सोच मोहन के प्रति सम्मानपूर्ण है। इस वजह से मोहन हर संभव कोशिश करता था, स्कूल में भी और व्यक्तिगत रूप से भी, कि वह धनराम की मदद करे। मेरा सवाल ये था आप सबसे, कि इसमें एक बात कही गई है कि
जो मास्टर जी थे वो जुबान का चाबुक लगाते थे। सबको समझ आया इसका मायने क्या है? क्या मायने है? अच्छा, जुबान का चाबुक क्या है और क्या किसी भी विद्यार्थी के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित है? दो सवाल है मन में मेरे, बताओ। मैम हम्म। मैम जुबान का चाबुक लगाना, इसका अर्थ ये हो सकता है कि अपनी व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग करके आप अपने व्यंग्यों द्वारा किसी दूसरे को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 100% करेक्ट। योर और आंसर 100% करेक्ट। ओके। और ये किया जाना गलत है, क्योंकि किसी मास्टरों का मतलब टीचर्स का काम और शिक्षिका का काम बच्चों के मनोबल को ऊपर उठाना है, ना कि उन्हें नीचे गिराना। वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर सुधांशु। कम शब्दों में सारी बात सुधांशु ने कह दी है ना? शिक्षकों का काम है अपने विद्यार्थियों की, देखो आपने शायद पढ़ा भी होगा कहीं, एडुकेयर। एजुकेशन जो शब्द है वो एडुकेयर से बना है। एडुकेयर का मतलब है कि विद्यार्थी के मन में, अंदर में जो क्षमताएं निहित है उन्हें बाहर निकालना। आपको जो बात नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा कौशल है, मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है, शिक्षकों का काम है आपके अंदर से उस टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना। जाति के नाम पर या माता पिता क्या करते हैं वो सबका क्लास में बखान करते हुए बच्चे को नीचा दिखाना निसंदेह मनोबल को कमजोर करता है। और वर्तमान में तो हम कह सकते हैं, जैसा अभी इस कहानी से भी मालूम पड़ता है, कि ब्राह्मण का बेटा लोहार का काम कर सकता है, लोहार का बेटा एक अच्छा टीचर बन सकता है ना? जो कपड़ा बुनने वाला है, जुलाहा है, बुनकर है, उसका बेटा इंजीनियर बन सकता है। तो फिर हम क्यों जाति के नाम पर प्रताड़ना दें? और एक और बात है, जुबान से जो चाबुक लगाया जाता है, व्यंग्यात्मक शब्दों से जो चोट पहुंचाई जाती है, वो शारीरिक दंड से भी ज्यादा गहरी होती है। यदि कभी किसी टीचर ने आपको चांटा मारा हो, छड़ी मारी हो, आप भूल सकते हैं, लेकिन ऐसी बात कह दी हो जो आपके मन में घर कर गई हो, कभी नहीं भूल सकते। और इसी तरह से जो शिक्षक आपका मनोबल बढ़ाते हैं, जो शिक्षक आपको, है ना, आपके अंदर छिपी हुई सारी कमियों को नजरअंदाज करते हुए आपको आपके विकास और सफलता की उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो निसंदेह शिक्षक एक विद्यार्थी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षकों को बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है कि गलती से भी ऐसा कोई शब्द ना निकले जो किसी के मन को आहत कर दे, जो किसी के मनोबल को कमजोर कर दे, है ना? तो फिर धनराम जैसा बालक उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है और मोहन जैसा सवर्ण जाति का बच्चा किसी की भी मदद करने आगे आ सकता है। उसमें कोई आ, इस तरह की भावना ही नहीं है ऊंच नीच की। तो कभी भी हमें, और स्टूडेंट्स को भी आपस में भी, किसी फ्रेंड के लिए पूर्वाग्रह नहीं रखने चाहिए कि ये तो ऐसा है तो ऐसा होगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती, सोच बदलते भी देर नहीं लगती। किसी का भी समय कभी भी बदल सकता है, तो हमें कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना? हमारे अंदर जो काबिलियत है, हमें अपनी उस क्षमता से दूसरे की मदद करना चाहिए। अपनी काबिलियत के अभिमान में दूसरे को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है? तभी
कोई व्यक्ति तभी काबिल है, तभी उसका जीवन मुकम्मल है जब वो खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। दूसरों को गिरा के बढ़े तो क्या बढ़े। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। मोहन जैसे गलता लोहा, या मीनिंग यही है कि जो मोहन के अंदर एक ये भाव एक था कि उसे पढ़ना है, पढ़ाना है, ब्राह्मण वाला काम करना है, एक बहुत बड़ा काम ही करना है। लेकिन नहीं, जब उसने एक लोहे की छड़ को एक सुंदर आकार दिया तो निसंदेह मोहन की पहचान अपने अंदर छिपे हुए उस कौशल से हो गई थी जिसका उसे भान भी नहीं था। और धनराम आश्चर्यचकित हो गया कि पहली बात तो एक ब्राह्मण के बेटे को लोहार के टोले में आना ही नहीं चाहिए था, और अगर वो आ भी गया तो उसे धनराम के पास नहीं बैठना चाहिए था, और पास बैठ गया तो कम से कम लोहार वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो भयभीत था कि यदि किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मोहन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो नए रूप में ढल चुका था। ठीक है, अब तो कोई सवाल नहीं किसी को? क्लियर? चलो, ओके। थैंक्स टू ऑल, नाइस एफर्ट बाय मोहित। तो शांति पाठ करें। नरेंद्र, अगली पुनरावृत्ति के लिए आप तैयार रहेंगे? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलिए, जॉइन योर हैंड्स। मैम वो गूगल फॉर्म का क्या करना है? वो भी बनाया था ना। आपको कुछ देना नहीं करना है, क्या? ठीक है? कौन सा गूगल फॉर्म बेटा? मैम आपने बहुत पहले बोला था कि चैप्टर जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उस पर गूगल फॉर्म भी बनाना है। अच्छा, चलो वो सेकंड स्टेप में ले लेंगे। ठीक है, उसको सेकंड स्टेप में ले लेंगे असेसमेंट के तौर पे, क्लास असेसमेंट। यस ठीक मैम। है, ओके। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। साईराम मैम। थैंक यू मैम एंड साइना मैम। साई राम, साई राम। साई राम।